अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो जनाब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेक्टर्स। कुछ की किताब में ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स के नाम से है, कुछ की किताब में ये वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के नाम से। बहरहाल टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स एक ही जैसे, और हम तो बात ही कॉन्सेप्ट्स की कर रहे हैं ना, टॉपिकल सीरीज़ लेके चल रहे हैं क्लास 11 की। इससे पहले हमारा वेक्टर्स के ऊपर एक लेक्चर मुकम्मल हो चुका है जिसमें हमने वेक्टर्स की कुछ बेस डिस्कस की थी। ठीक है, मैं जल्दी से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, ताकि पढ़ने के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ठीक है बेटे, हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास थी जनाबे वाला स्केलर्स, एक हमारे पास थी जनाबे वाला वेक्टर्स। वैसे तो हमने टेंसर्स के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन टेंसर्स चूँकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैंने बताया था कि मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हें डिस्कस भी नहीं कर। आप किताब में देखोगे आपको दो ही फिजिकल क्वांटिटीज़ दिख रही होंगी, एक स्केलर है और एक कौन सी है, वेक्टर है। स्केलर्स के बारे में हमने बात की थी कि जनाब इनको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ नंबर चाहिए होता है और कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। ऐसे ही था जनाब, वेक्टर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास नंबर चाहिए होता है और साथ में एक प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसके बगैर वेक्टर को डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम चले थे और हमने ये बात की थी कि जनाबे वाला वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। वेक्टर बराबर किस चीज़ के है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर के पास जनाब दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर का खुद का होता है मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जनाब आज की क्लास में हमने बात करनी है वेक्टर की डायरेक्शन के हवाले से। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास वेक्टर को लिखने का तरीका सिंबॉलिकली क्या होता है कि एक वेक्टर को लिखते हैं और उसके ऊपर एक क्या आता है, एरो आता है। साथ में वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड जो ऐसे मॉड बार्स लगा के आता है, और एक साथ में उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। ये चीज़ हम ऑलरेडी पुरानी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर को सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है कि वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन। आज की क्लास में हमने जो बात करनी है ना, वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर करनी है, ए कैप के ऊपर। ये जो चीज़ें हमने बात की थी, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहला रही होती है, डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। और इसी डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर को हम एक और नाम दे रहे होते हैं, और वो क्या कहला रहा होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने जो हमारा ये यूनिट वेक्टर होता है ना, इसके हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। वंस अगेन मैं वही बात कहूँगा जो पहले भी कहता आया हूँ, अपने पास कॉपी पेंसिल निकाल लो और प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, चलो भाई, हेडिंग लगाएंगे यूनिट वेक्टर की। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि यूनिट वेक्टर का ना काम क्या होता है। मेन चीज़ तो यही समझना होती है ना, किसी भी चीज़ का काम क्या होता है। यूनिट वेक्टर का काम आपको क्या समझ में आया, हमने अभी देखी ये बात कि आपके पास कोई भी जो वेक्टर है ना बेटे, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है कि जनाब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, जो डायरेक्शन है आपके पास, ये डायरेक्शन ही बेसिकली क्या कहला रही होती है, यूनिट वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, ये है ए कैप, ये कैप है, या इसको ए हेड भी कहते हैं, ए हेड या ए कैप। ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है। इसका काम क्या है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना। यूनिट वेक्टर की पहली डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका काम किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को बताना है। आज के बाद कभी भी आपको पता चले ना कि जनाब फोर्स का एक वेक्टर, फोर्स वेक्टर है, हमें पता है ना फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो फोर्स के पास अपना खुद का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और साथ में एक यूनिट वेक्टर होगा जो ये बता रहा होगा कि ये फोर्स कहाँ लग रही है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी का वेक्टर, इसका मतलब कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, कुछ वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर होगा जो ये बता रहा होगा ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अलोंग है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज टर्म्ड एज यूनिट वेक्टर। सर इसे यूनिट वेक्टर ही क्यों कहते हैं, यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जनाब इसका काम होता है डायरेक्शन बताना, इसका मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका काम क्या होता है, इसका काम है डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस यूनिट वेक्टर का बेटे जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो याद रखिएगा हमेशा कितना होता है, 1। अभी इससे ले करके एग्जामिनर ने पिछले साल
एमडी कैट ई कैट में एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा सिर्फ इस छोटे से पॉइंट को लेके। तो एमडी कैट और ई कैट में ना फिजिक्स अलग से नहीं हो जाती कुछ, यही सब कुछ होता है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आपने कॉन्सेप्चुअल टारगेट करने होते। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनी? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 ऑलवेज 1। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक जो यूनिट वेक्टर होगा ना, यूनिट वेक्टर, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा? 1। कोई और यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। कोई भी और यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। काम क्या है जनाब? डायरेक्शन बताना। किसकी डायरेक्शन बताना? क्या फोर्स की? क्या वेलोसिटी की? नहीं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना किसका काम है? यूनिट वेक्टर का। ठीक है जनाब, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना बेटे, तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं वेक्टर ए लिखता हूँ, वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ए कैप विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यही चीज़ बन जाएगी। ये जनाब हमारे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट आ यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर आप देखोगे तो मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जनरलाइज कर सकता हूँ। क्या मैं कहूँगा जनाब? यूनिट वेक्टर बराबर है, ऊपर क्या आ रहा है? वेक्टर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड। अपने पास इसको पता है कैसे नोट करना? अपने पास इसको ऐसे नोट करना जैसे मैं कह रहा हूँ, क्या कि यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर आप एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये जुमला मैंने क्यों इस तरह नोट करने के लिए कहा है, अभी आगे 2 सवाल बताऊंगा, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आप गलती करोगे उसमें। तो अगर आप बेटे कभी भी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना, तो वो क्या मिलेगा आपको? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की सर यूनिट क्या होगी? कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं। काम क्या है? डायरेक्शन बताना, राह बतलाना। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, राह बतलाना से लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, चलो जहन से निकल गया। किसी भी वेक्टर को आप उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, आगे चल रहे हैं। अच्छा बेटे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था, उसी लास्ट लेक्चर को मुकम्मल करने से पहले हम लोगों ने ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी। उसको अगर मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं, फिर इसको यूनिट वेक्टर से लिंक करता हूं। ठीक है, गौर से देखते जाना, आप बस गौर से चलते चलो मेरे साथ। इंशाल्लाह वेक्टर का चैप्टर ना आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलो, हमने इस तरह से बात की थी और हमने ये बात समझी भी थी कि ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ना बेटे, ये कुछ ये चीज़ है। याद होगा ये बात की थी कि जनाब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, एक्स ऐसे जा रहा है, वाई ऊपर जा रहा है। आप किसी को भी एक्स वाई जेड का नाम दे सकते हो। मैंने समझाने के लिए इसे एक्स का है, इसे वाई, इसे जेड। अगर ये एक्स है, पॉजिटिव एक्स, तो इधर क्या होगा? इस जगह पे, यानी कि इस जगह पे ये क्या होगा? नेगेटिव एक्स। अगर ये प्लस वाई है तो ये क्या होगा? माइनस वाई। ये प्लस जेड है बाहर, तो ये अंदर क्या होगा? माइनस जेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको मार्क कर दूं ना, ये मेरा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए क्या है? जेड एक्सिस। और ये जो मेरा बेटा मेरे पास ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ पे आपके तीनों रेफरेंस एक्सिस आकर मिल रहे होते हैं, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। यानी कि आप फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर जब भी कोई चीज़ डिफाइन करते हो ना, वो हमेशा ज़ाहिर है किसी डिफाइंड पॉइंट से करोगे। भाई खुद सोचो ना, अगर मैं कहता हूँ कि फ़लानी चीज़ का डिस्टेंस 5 मीटर है, अब 5 मीटर कहाँ से है? मतलब ये कैमरा मुझसे 5 मीटर दूर है, हो सकता है अगर एक बंदा वो कमरे के आखिर में खड़ा हो तो उससे 10 मीटर दूर हो। तो मतलब आपने किसी जगह को तो रेफरेंस सेट करना होगा ना, जहाँ से बताओगे कि ये चीज़ इतना दूर है या इतना करीब है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ओरिजिन हमारा क्या होता है? रेफरेंस होता है। अब मान लो हमारे पास एक बंदा जो है ना, वो ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, बंदा आपका हमेशा रेफरेंस पे ही होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आपका बंदा कहाँ मौजूद है भाई? रेफरेंस पे। अब वो क्या कर रहा है? वो एक्स एक्सिस के अलोंग चलना शुरू करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ चल रहा है? एक्स के अलोंग। जब वो एक्स के अलोंग चल रहा है तो जो यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताएगा वो कहलाता है आई कैप। आई कैप क्या है? अ यूनिट वेक्टर दैट इज डिफाइनिंग या रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका काम एक्स के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, वो बेसिकली क्या कहला रहा है? आई कैप कहला रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर एक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वाई के अलोंग जा रहा है, इसको किससे शो करेंगे? जे कैप से।
जे कैप अगर लगा हुआ है इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है। इसी तरह से अगर एक आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, मतलब ये बनाया तो ऐसे लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे आउट ऑफ द प्लेन, तो इसके शो करेंगे हम के कैप से। ये जो बेटे आई कैप, जे कैप, के कैप है, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं बेटे? ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप और के कैप। इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। यानी कि इनका काम क्या होता है मैं फिर बता रहा हूँ, फिर सुन लेना। ये जो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स होंगे ना, ये वेक्टर्स की बुनियाद बना रहे होंगे। एक बार आपकी बुनियाद बन गई ना, आप मैकेनिक्स को लिटरली एंजॉय कर रहे होगे। क्लास 12 की फिजिक्स में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसको भी एंजॉय करोगे आप अगर वेक्टर्स आपकी अच्छी हैं। आई कैप, सिंपल आई कैप क्या बता रहा है? एक्स के अलोंग मूवमेंट। जे कैप क्या बता रहा है? वाई के अलोंग मूवमेंट। के कैप क्या बता रहा है? जेड के अलोंग मूवमेंट। एक मिसाल से समझो, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल मिसाल दूँ। मान लो यहाँ कहीं पे मेरे पास ओरिजिन है, ये कमरे का कोना मेरा ओरिजिन है, और बंदे को यहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है जहाँ मैंने रखा है, वो कोने पे मेरा ओरिजिन है, यहाँ आना है। बंदा यहाँ पे कैसे आएगा? ओरिजिन पे होगा ना पहले तो। बंदा तो स्टार्ट में तो हमेशा रेफरेंस पे होगा। ज़्यादा हम लोग बचपन में GTA सैन एंड्रियास खेला करते थे, उसमें वो हमेशा गली के अंदर एक बनियान पहन के साइकिल के साथ खड़ा होता था बंदा, हमेशा हमारा मिशन वहाँ से शुरू होता था, मुझे तो यही याद है, ठीक है। खैर, वो कुछ क्या चलेगा, ऐसे एक्स पे चलता हुआ आएगा, फिर कुछ ऐसे वाई पे उठेगा, फिर कुछ कहाँ जाएगा? जेड पे। आई रिपीट, बंदा वहाँ ओरिजिन पे, उसने आना यहाँ पे, मान लो ग्रीन मार्कर तक आना है, तो पहले वो कुछ ऐसे एक्स पे चलता हुआ आएगा यहाँ, फिर ऐसे वाई पे उठेगा, फिर कहाँ आएगा? जेड पे आएगा। सही है। मिसाल के तौर पे वो इस तरह से चलता हुआ आया, 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप, ये मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है? अब आपको क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि जनाब एक्स के अलोंग 8 कदम चला, वाई के अलोंग 7 कदम चला और जेड के अलोंग 8 कदम चला। मैंने मिसाल दी है, ये सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इससे समझ में आ रही है कि आई कैप, जे कैप, के कैप का बुनियादी मकसद क्या है। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का काम सिर्फ ये होता है कि आपके तमाम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ये बता दिया जाए कि किस एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट इन्वॉल्व है। आप एक्स के अलोंग कितना चले, या वाई के अलोंग कितना चले, या जेड के अलोंग कितना चले। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फोर्स का वेक्टर है, एक फोर्स का वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स का वेक्टर है ना, ज़ाहिर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका x कंपोनेंट 3 है, इसका y कंपोनेंट 4 है, इसका z कंपोनेंट कितना है? 10 है। यानी कि x के अलोंग 3 की फोर्स लग रही है, y के अलोंग 4 है और z के अलोंग क्या है? 10। ऐसे 10 की फोर्स लग रही है। क्लियर हो गया? मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप का बुनियादी मकसद आपको ये बताना है कि किस एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कितना हिस्सा मौजूद है, आसान भाषा में बिल्कुल। अब ये एक और पहचान बता रहा हूं, आपके पास जब भी कोई चीज वेक्टर में लिखी होगी ना, आप पहचानोगे कैसे कि ये वेक्टर में है? आप पहचानोगे इस तरह से कि उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आ रहा होगा। सर क्या तीनों चीजें आ रही होंगी? कोई लाजमी नहीं है, सिर्फ आई कैप भी आ सकता है, सिर्फ जे कैप भी आ सकता है, सिर्फ के कैप भी आ सकता है। मतलब क्या होगा उनका अभी बताता हूं। हो सकता है 2 आ रही हूं, आई कैप जे कैप, या जे कैप के कैप, या आई कैप के कैप। हो सकता है तीनों आ रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी नहीं आ रहा और वो आपको कह रहा है कि ये वेक्टर है। भाई देखो, मैं कहता हूं एक फोर्स है 10 न्यूटन की। सर क्या फोर्स वेक्टर नहीं है? बिल्कुल वेक्टर है, लेकिन इसमें तो आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ नहीं आ रहा। फिर आप तो बोले थे कोई ना कोई आएगा वेक्टर के लिए। गौर से सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन हुआ हुआ है। क्या डिफाइन हुआ हुआ है? मैग्नीट्यूड। आपको उसने ये नहीं बताया कि ये किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे ये वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिखी हुई, स्केलर फॉर्म में लिखी हुई है। क्यों? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन नहीं है साथ में। सर वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाएं जरा। चलो लिख देते हैं। ये लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म में, ये लिखी हुई है क्या? वेक्टोरियल नोटेशन। 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस। सही है सर, और लिख के दिखाएं जरा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है माइनस का 10 जे कैप न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है माइनस वाई एक्सिस पे। सर माइनस साइन 10 के साथ है या जे के साथ? वेक्टर में प्लस या माइनस डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, हमेशा याद रखना। अगर कोई आपको पढ़ाए कि प्लस या माइनस मैग्नीट्यूड के साथ है तो वो बिल्कुल गलत है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। क्लियर है? जो ये प्लस या माइनस होता है ना बेटे, इट इज इंडिकेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर आपने सिंपल जे कैप लिखा ऊपर जा रहे हैं, माइनस जे कैप नीचे जा रहे हैं,
प्लस आई कैप पॉजिटिव एक्स की तरफ, माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स की तरफ, प्लस के कैप आउटवर्ड प्लस जेड की तरफ, माइनस के कैप इनवर्ड नेगेटिव जेड की तरफ। क्लियर हो गया? तो जनाब ये था स्केलर तरीका वेक्टर को लिखने का। अगर आप किसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो स्केलर नोटेशन है, स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर आप किसी को इस तरह लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप के साथ, भले एक आ रहा हो, भले दो आ रहे हो, भले तीनों आ रहे हो, तो वो वेक्टर फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की। ये भी चीज़ें हमारे आगे बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जनाब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। लिख लेना कि दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के हिस्से अलोंग द पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर किससे क्या मुराद होती है, जरा ये चीज़ समझना। देखो बेटे, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, अगर आप वो समझ गए तो आज की क्लास में हमने पास पेपर के 3-4 तगड़े किस्म के MCQs करने हैं, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे अगर आपने वो बेसिक चीज़ समझ ली। ठीक है, फिजिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है भाई, बस उसको वैसे पढ़ो जैसे उसके पढ़ने का हक है। देखो, सबसे पहली चीज़ है एक्सिस, दूसरी चीज़ है प्लेन। तो ये बात हमने पिछली क्लास में भी की थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। देखो, एक्सिस, प्लेन और स्पेस। बेटे एक्सिस से मुराद होती है हमारे पास 1 डायमेंशन, प्लेन से मुराद है 2 डायमेंशन और स्पेस से मुराद है 3 डायमेंशन। मतलब देखो, अभी आपको ये तो पता चल गया ना, ये आपके पास है आपके जो 3 रेफरेंस एक्सिस हैं। अगर मेरा बेटा मान लो ये x है, ये y है और ये क्या है जनाब z है। अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट लाई कर रहा है ऐसे इस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर आपके पास ये पॉइंट A है ना बच्चे, ये कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर एक बंदा ओरिजिन पे मौजूद होगा ना, यहाँ पे मौजूद है, तो अल्टीमेटली वो सीधा सीधा x के अलोंग मूव करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। क्या उसे y पे चलना पड़ेगा? नहीं। क्या z पे यानी कि आउटवर्ड इनवर्ड आना पड़ेगा? नहीं। मतलब समझो ज़रा बात को, देखो समझना बात को। देखो बच्चे, ये सीन है, मान लो आपके पास ये है, एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो बंदा यहाँ से सीधा चलता हुआ डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएगा, ना बाहर जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो अगर कोई एक्सिस पे लाई कर रहा होता है तो 1 डायमेंशन है, और जब 1 डायमेंशन है ना, तो अगर कोई वेक्टर 1 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो उसमें या तो आई कैप आ रहा होगा, या जे कैप आ रहा होगा, या के कैप आ रहा होगा। मिसाल देते हैं आपको समझने के लिए। देखो, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पे लिखूँ ना 10 आई कैप, इसका मतलब ये जो भी वेक्टर है सिर्फ एक्स के अलोंग है, कितना 10। इसी तरह मैं लिखता हूँ ना 7 जे कैप, सिर्फ किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है, कितना 7। सर 7 क्या, वो तो वेक्टर पे डिपेंड करता है ना कि वो कौन सी क्वांटिटी है। अगर फोर्स है तो 7 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी है तो 7 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन है तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ माइनस का 8 के कैप, तो इसका मतलब 8 का मैग्नीट्यूड है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड आउटवर्ड, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड कहाँ हो जाएगा, इनवर्ट। सेट है, ये हो गया। ये 1 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, अच्छा, प्लेन में अगर कोई चीज़ लाई कर रही है, प्लेन में चीज़ लाई करने से क्या मुराद है, अब ज़रा समझिएगा। मान लो बच्चे, अब जो हमारे पास पॉइंट लाई कर रहा है, इसको ज़रा पहले सही कर दें। अब हमारे पास पॉइंट लाई कर रहा है बेटे यहाँ कहीं पे, मान लो ये अगर तुम इमेजिन कर लो ना, ये कमरा जो है मेरे पास, इसमें ये एक्सिस x है, ये एक्सिस z है, ये एक्सिस y है, वो कोना मेरा ओरिजिन है, और मेरा पॉइंट यहाँ कहीं वाइट बोर्ड पे लाई कर रहा है। तो मैं इस पॉइंट तक कैसे पहुँचूंगा, पहले कुछ x पे चलूँगा, फिर कुछ कहाँ जाऊँगा, y पे। z पे आने की नीड पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब ये पॉइंट लाई कर रहा है प्लेन में। प्लेन ये सारी जगह होती है, वो रीजन जो 2 एक्सिस के दरमियान में होता है उसे हम प्लेन कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये देखो, जैसे ये किताब है ना, इसमें तो खैर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, प्लेन के अंदर तीसरी डायमेंशन नहीं होती है, ये पूरा प्लेन है, प्लेन या सरफेस कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये पूरा हमारा प्लेन हो गया। प्लेन आपका 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, आपके पास आई कैप के साथ जे कैप आ सकता है, या आई के साथ के कैप आ सकता है, या जे के साथ के कैप आ सकता है। अगर आई जे कैप आता है इसका मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। सेट है। 3 डायमेंशन में तीनों चीज़ें आ रही होंगी, आई भी होगा, जे भी होगा और के भी होगा। ये जनाब हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। मतलब वेक्टर्स ऐसे होते हैं, या तो आपका 1 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो इट विल लाई अलोंग एक्स एक्सिस या वाई या जेड एक्सिस। 2D होगा तो किसी प्लेन में लाई कर रहा होगा। पहचानोगे कैसे, इस तरह से पहचानोगे। यानी कि अब अगर मैं आपको मिसाल दूं तो अब आप बता सकते हो कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने कहा लेट से एक वेक्टर है 4i कैप
प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। अब आपने देख के बताना है कि जनाब ये वेक्टर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, एक्सिस में लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है या स्पेस में लाई कर रहा है। तो ये स्पेस में लाई कर रहा है क्योंकि इसके तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। इसी तरह से मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये कहाँ लाई कर रहा है? ये वाला वेक्टर आपका लाई कर रहा है जनाबे वाला किसी प्लेन में लाई कर रहा है, और आप देख के बता सकते हो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। ये आपका लाई कर रहा है जनाब एक्स वाई प्लेन में। कैसे? आई एक्स के लिए आ रहा है और जे के लिए क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। सिंपल हो गया, क्लियर है। ये हमारा थोड़ा सा बुनियादी सा एक कॉन्सेप्ट था जो हमने बेस थोड़ी सी चीज़ देख ली। ठीक है, आगे चलें, कॉपी कर लो। अब आपका एग्जामिनर ना आपके साथ अक्सर चलाकियाँ भी कर रहा होता है, वो चलाकियाँ भी सीख लो ज़रा। अक्सर आपसे पूछेगा जनाब आई कैप का मैग्नीट्यूड बताइए, जे कैप का मैग्नीट्यूड बताइए या के कैप का मैग्नीट्यूड बताइए। बच्चे याद रखना फिजिक्स के अंदर ना चीज़ें एक्सेप्शंस नहीं होती हैं कि यार उसमें ये है इसमें वो है। अब तुम्हें बता दिया यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो चाहे वो आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, चाहे के कैप हो, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चे, अच्छा जनाब आगे चलते हैं हम ज़रा। हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका काम किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, वो बेसिकली क्या कहला रहा होता है? यूनिट वेक्टर। फिर हमने देख लिया कि हमारे पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे यूनिट वेक्टर जिनका काम एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन शो करना है, वो क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आप अपनी मर्जी के भी डिफाइन कर सकते हो। आपका दिल कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग को डिफाइन करें, आप अपनी मर्जी का एक नया यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दो। भाई आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स। अगर आप चाह रहे हो कि आप किसी आप किसी एक्सिस के अलोंग के बजाय वैसे ही एक डायरेक्शन रैंडम डिफाइन, मतलब आप चाह रहे हो भाई मैं इसको एक नई डायरेक्शन दे दूं, दे दो। इसे आप वाई कहना चाह रहे हो, वाई क्या मतलब वाई एक्स वाई जेड तो चलो हो गया ना। इसको आप डब्ल्यू कहना चाह रहे हो तो ये डब्ल्यू कैप हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब बताने का मकसद ये है कि यूनिट वेक्टर्स फिक्स नहीं है, लाजिम नहीं है कि वो एक्सिस के अलोंग ही होंगे। जिस डायरेक्शन को डिफाइन करना उसके लिए आप क्या यूज करते हो? यूनिट वेक्टर। आपका जो एक वेक्टर है वो वेक्टर तो किसी भी डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर सकता है ना। क्या लाजमी है कि एक्स वाई जेड पे ही एक्ट करेगा? नहीं, किसी भी एक्सिस पे कर सकता है या किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। तो आपने जिस भी डायरेक्शन के लिए डिफाइन करना हो उसके लिए हमेशा क्या होगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ ये देखी कि हमारे पास जो भी कोई वेक्टर होता है, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है कि जनाब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका ये था और एक तरीका मैंने आप लोगों को और पढ़ाया था और वो ये था, ऐसे ही था, ऐसे पढ़ा दिया था। दोनों से हल क्या निकलेगा? ये आ जाएगा जनाब वेक्टर ऊपर आ जाएगा और मैग्नीट्यूड कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जनाब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? ये एक चीज़ आती है, ये एक चीज़ आती है। ऊपर हमारे पास क्या आता है? ऊपर आ रहा है वेक्टर और नीचे क्या आ रहा है बच्चे? मैग्नीट्यूड। आपको पंजाब बोर्ड की किताब में डेफिनेशन में ये भी लिखा मिलेगा, द रेशियो ऑफ अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर। वही बात मैंने आपको उर्दू में लिखवाई थी, वही चीज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बच्चे हमने अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी ना, यूनिट वेक्टर का ताल्लुक डायरेक्शन से नहीं होता। चलो वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दूंगी, थोड़ा सा दूसरा थोड़ा सा बेहुदा बन गया, सही से बना दूं मैं। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, क्या ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? हम पिछली क्लास में ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो लेंथ ऑफ द एरो होती है वो मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। हमें देख के पता चल रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। अच्छा जनाब, तो नज़र आ रहा है कि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कैप विल बी इक्वल टू बी कैप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? यूनिट वेक्टर का ताल्लुक डायरेक्शन से होता है, यूनिट वेक्टर का ताल्लुक मैग्नीट्यूड से नहीं होता। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? भले इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ये वेक्टर्स कहलाते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर्स, जो एक ही डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहे होते हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। क्लियर हो गई बात की? लाइक पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक ये रहा मिसाल के तौर पे ए कैप, एक ये रहा मिसाल के तौर पे बी कैप। अच्छा, अब ना एक बार मैं पढ़ा रहा था, बच्चे ने सवाल पूछा, सर बी वेक्टर का डायरेक्शन तो यहाँ है और आपने उसके ऊपर एरो वहाँ का बनाया है। भाई ये जो इसके ऊपर एरो बनाया जाता है ना,
इसका ताल्लुक इस डायरेक्शन से नहीं होता, ये तो वैसे इंडिकेशन है कि ये बी कोई वेक्टर क्वांटिटी है। खैर, ए वहाँ पॉइंट कर रहा है, बी यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये कहलाते हैं बेटे क्या, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, या इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहेंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स भी कहेंगे। ठीक है जनाब। चलें आगे, अब कुछ सवाल जवाब करना सीख लें ज़रा। अच्छा, अब हमारे पास ना मेरा बेटा इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये फॉर्मूला देख लो बस कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर आप कभी भी किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा जनाब उसका क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो सवाल जवाब ज़रा करना सीख लें। देखो भाई, मिसाल के तौर पे आपको कहा जा रहा है फाइंड आ यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आपको ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जनाबे वाला, यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ऐसे ही है भैया, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसको मैंने कह दिया फिलहाल इक्वेशन नंबर 1। वेक्टर आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। देखो बेटे, जो भी चीज़ आपकी आई के पीछे लिखी हुई है ना, ये एक्स है, जे के पीछे वाई है, के के पीछे जेड है। एक्स क्या है 3, वाई क्या है 4, जेड क्या है 5। फिर बोल रहा हूँ, आई के पीछे जो भी है प्लस माइनस जो भी है साइन के साथ वो एक्स है, जे के पीछे वाला वाई है साइन के साथ, और ये क्या है जेड। निकाल लो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स कितना है 3, ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का, वो कितना है 4 स्क्वायर फॉर्मूले का, ये कितना है 5 स्क्वायर फॉर्मूले का। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। जमा करेंगे इसको हम तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 50। क्लियर है। जब ये 50 आ रहा है तो आप देखो ज़रा, इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 को रूट से बाहर निकाल लिया, क्या आ रहा है 5 अंडर रूट 2। सर हम 50 को डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व ना कर लें, नहीं करना। क्यों ना करें सर बेटे, इसलिए नहीं करना क्योंकि या तुम एक काम करो, तुम ये वाली हरकत भी ना करो, इसको अंडर रूट 50 पे ही रहने दो, या अगर कर लो तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी और जो एमडी के डीकेट वाले हैं उनके लिए भी बेटे, आपने रूट से बाहर नहीं निकालना है। क्यों, हर चैप्टर की ना कुछ सवालों का आंसर लिखने की इथिक्स है, मतलब कुछ नॉर्म्स हैं, उस तरीके से हम आंसर लिखते हैं हमेशा। तो इसके अंदर खूबसूरत लगता है अगर आप रूट के अंदर ही रह रहे हैं तो इसको। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 देखो ज़रा क्या लिखी हुई थी। यूनिट वेक्टर बराबर है किसके, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है जनाब, अपॉन में ये क्या है अंडर रूट 50 आ गया। अब अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूं, 3 अपॉन अंडर रूट 50 आई कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 50 जे कैप प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 50 के कैप, ये आ गया जनाबे वाला हमारे पास किसका आंसर, ए कैप का आंसर आ गया। सर ऐसे ही लिखेंगे बेटे, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, अपनी किताब में देखना ऐसे बहुत सारे दिए हुए होंगे। अब एक चीज़ जो आपने शायद अब तक नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप ये चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या गलत है। देखो अक्सर क्या होता है जब हम आंसर निकालते हैं ना और हम पेपर दे रहे होते हैं, सुने ओ भाई आंसर बता जल्दी से, क्रॉस चेक कर लूँ। मैथ्स और फिजिक्स की ये खूबसूरती है कि आप आंसर खुद ही अपने कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हो कि आपने ठीक किया या गलत किया है। सर बताएं कैसे, अभी बताते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि जो यूनिट वेक्टर है बेटे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। अगर वो 1 आ रहा है तो आपने ठीक काम किया है, सही हो गया। आपको आहिस्ता आहिस्ता इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि देख के पता चल रहा होगा। कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर से क्या मुराद है 3 अपॉन अंडर रूट 50 का स्क्वायर। पेपर में नहीं करना ये सब, वैसे बता रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा और
5/√50 का स्क्वायर। सर आई जे के तो नहीं लिखेंगे अंदर, नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या है 9, स्क्वायर जब √50 पे आएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ गया 50। 4 का स्क्वायर 16 और √50 पे आया स्क्वायर तो स्क्वायर ने रूट को काट दिया। 5 का स्क्वायर 25, अपॉन में क्या आ गया 50। क्लियर है। और ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर अंडर रूट मौजूद है। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर को जमा कर लेंगे। 9 में 16 ऐड किया 25, 25 में 25 ऐड किया 50, तो ये बन रहा है 50/50। 50/50 कितना होता है 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। इसका मतलब आपने चेक कर लिया। अब आप क्या करना, आप इसके अलावा कोई भी आंसर निकाल के देख लेना। आप कोई भी आंसर निकालोगे तो ये ज़िंदगी में कभी 1 नहीं आएगा आपका। आपको बगैर किसी से पूछे पाछे पता चल गया कि ये ठीक है या गलत है। क्लियर है, समझ आ गई बात की। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चे, इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अक्सर MD-CAT और E-CAT के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मैं यही कहता हूँ करने के लिए। ये आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि जब आपका यूनिट वेक्टर का सवाल यूनिवर्सिटी के पेपर में आए ना, तो आप ऑप्शन में डायरेक्टली ये देख लो कि मैग्नीट्यूड किसका 1 हो रहा है। अगर तो मैग्नीट्यूड 1 एक का ही हो रहा है, वो यूनिट वेक्टर होगा और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक से ज़्यादा का 1 हो रहा है, फिर आपको ये करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर भी एक तरीका होता है, वो भी सिखाया दूँ आपको। ठीक है, चलो छाप लो जल्दी से। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ना यूनिवर्सिटी के पेपर में यही सवाल आया, यूनिवर्सिटी के पेपर में आपके पास यही सवाल आया, और आपके पास जो ऑप्शंस थे ना बच्चे, अब ज़रा ऑप्शन देखो आपके पास ना ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। आपके पास जो ऑप्शन थे ना बेटे, वो ऑप्शन देखो क्या क्या आ रहे हैं। आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ था 3i + 4j + 5k अपॉन में आ गया √50। ठीक है, आप देख के सॉल्व कर सकोगे इंशाल्लाह बाद में। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है 3i + 4j + 5k अपॉन में आ गया √51। इसी तरह एक दो ऑप्शन और दिए हुए अपॉन में √49, √52 करके। आपने सीधा सीधा क्या करना है, आप ये देखो 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सेट है। 9 में 16 ऐड किया 25, 25 में 25 ऐड किया 50। वाहिद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। ऊपर 50 बनेगा, नीचे 51 है, कैंसिल ही नहीं होगा। जब कैंसिल नहीं होगा तो रूट में 1 कहाँ से आएगा। इसी तरह अगर यहाँ 49 था और ऊपर 50 बन रहा है, तो 50 ऊपर 49 नीचे, कभी भी कैंसिल नहीं होगा। समझ आ गई बात की। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल बोर्ड के पेपर में ऐसा कभी भी नहीं करना। हाँ, अगर MCQ आया हुआ तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू डू सच थिंग्स। MD-CAT E-CAT में ये वाली जो ट्रिक्स होती हैं ना, आंसर एलिमिनेशन वाली, ये बड़े काम आती हैं हमारे। खैर अभी हम देखेंगे और भी। ठीक है, चलो अब एक सवाल लिख रहा हूं। आपने क्या करना है बेटे, आपने वीडियो को पॉज करनी है और इस सवाल को सॉल्व करना है। 4i माइनस का j प्लस का 2k। चलो भाई वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद सवाल को हम खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलो भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे भाई। बी वेक्टर बराबर है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी कितना है 4i माइनस का j प्लस का 2k। क्लियर है। अपॉन में मैग्नीट्यूड आती है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। जो बोर्ड वाला बच्चा है वो पूरे स्टेप से करेगा। MD-CAT E-CAT वाले डायरेक्टली कर सकते हैं। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब y क्या है, j के पीछे जो लिखा हुआ है वो y है। सर j के पीछे तो कुछ नहीं लिखा, तो क्या 0 है? नहीं, j लिखा नजर आ रहा है ना। देखो समझना जरा बात को। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना 2i प्लस j प्लस k, j के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सर 0 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 0j होता ना तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर वुड हैव बीन 0। j ही ना होता यहाँ पे। 0 कब लेओगे j के पीछे? अब जरा समझो 2i प्लस k। क्या यहाँ j लिखा हुआ है? ये मान लो कोई और वेक्टर है 2i, ये कोई और है, ये कोई और है। इसमें j लिखा हुआ है, इसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ 1 है। यहाँ j ही नहीं है। जब यहाँ पे j ही नहीं है तो j के पीछे यहाँ क्या है 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0j। जब कुछ नहीं है तो 0, ये 0 ही हो जाएगा। समझ आ गई। अगर i j k लिखा हुआ है और उसके पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर कोई मिसिंग है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर तो उसके पीछे आप 0 मान लोगे। अभी j के पीछे क्या है माइनस का 1, क्योंकि साइन के साथ चलना है। यह आ गया 2 और ऊपर स्क्वायर हो गया। 4i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन में 4 का स्क्वायर हो गया जनाब 16। नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर आएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो प्लस का 1,
2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। सर जब नेगेटिव साइन ने ख़त्म ही हो जाना था फिर आपने कंसीडर क्यों कराया? ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास बेटे, वो भी आपको आगे आगे पता चलेगा। अभी तो दूसरा ही लेक्चर है वेक्टर्स का, मतलब आगे चलो। अभी तो इश्क का दरिया है, आग का दरिया है और डूब के हमको जाना है वाला हिसाब किताब है। 4i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन में 16 में 4 ऐड किया 20, 20 में 1 ऐड किया 21। तो इसका अगर रूट तोड़ देंगे तो 4 अपॉन अंडर रूट 21 i कैप माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 21 j कैप, क्योंकि 1 था ना j के पीछे, प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 21 k कैप। ये जनाबे वाला हमारे पास इसका आंसर है। तो जितने लोगों ने ये आंसर निकाला था परफेक्ट। आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ना ये बेसिक क्वेश्चन से बढ़ के थोड़े से ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन आ रहा है बेटे हमारे पास? क्वेश्चन आ रहा है, अब जरा गौर से समझना, दिमाग के सारे ढकने खोल के। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a प्लस b। ठीक है, जहां आपको a दिया हुआ है 3,7,0 और आपको b दिया हुआ है 4,-1,2। सर ये अचानक से क्या आ गया? अभी हौसला अभी समझते हैं ये क्या है। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर मालूम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुछ नहीं करना। ये जो है ना बेटे, ये वेक्टर को लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन। क्या कहते हैं इसे? ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन। सब बताता जा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ रहे ना। पहला वाला कंपोनेंट हमेशा x होगा, दूसरा y होगा और तीसरा z होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। यानी कि a लिखा हुआ है ऐसे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 0k कैप, और 0k कैप आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। ठीक है, अब ये देखो b 4i कैप माइनस का 1j कैप, 1 लिखो या ना लिखो बराबर है, प्लस का 2k कैप। सर क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 4i कैप प्लस का 2k कैप? नहीं बेटे, सर इसके पीछे भी तो कुछ नहीं है बेटे। यहाँ पे k की जगह 0 था इसलिए हमने k को उड़ा दिया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब j को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो j बचेगा ना, इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो जैसे मैं बता रहा था अभी, मतलब j उड़ा के नहीं लिख सकते क्योंकि j के पीछे 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है 2a प्लस b। पहले तो ये देखो बेटे हो क्या रहा है और अपनी कॉपी में आप क्या नोट करोगे। जब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होता है आंसर मैट्रिक्स आता है, x में x ऐड होगा आंसर 2x आएगा। मतलब जिस चीज़ में जैसी चीज़ ऐड होती है आंसर भी वैसे ही आता है। जिस नेचर की चीज़ में ऐड होगी आंसर भी उसी नेचर का आएगा। वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा आंसर भी वेक्टर आएगा। याद रखना ये चीज़ हमेशा। जब कभी भी आप एक वेक्टर को प्लस या माइनस करोगे किसी भी दूसरे वेक्टर से, आंसर में क्या आएगा? वेक्टर आएगा। सर तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो लिख दे। नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता। पहले तो वेक्टर्स में डिवीजन ही नहीं होती। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसका आंसर स्केलर भी आता है और वेक्टर भी आता है। आगे पढ़ेंगे, पढ़ाया तो था पूरे चैप्टर में, पढ़ना ही वेक्टर एडिशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो जब वेक्टर में वेक्टर ऐड होता है आंसर में हमेशा क्या आना है? वेक्टर। ये चीज़ तो पहले क्लियर कर लो। इसका मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 2a कैप एक वेक्टर है प्लस b कैप। इसका मतलब इसके आंसर में जो भी आंसर आएगा वो एक अदद खुद क्या होगा? वेक्टर होगा। भाई आंसर भी क्या होगा? वेक्टर। आपको बेसिकली ये जो आंसर आ रहा है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सवाल समझे? अब सवाल पढ़ो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो आपने पहले 2a को b में ऐड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। लेट्स से 2a को b में ऐड करने के बाद आंसर आता है x वेक्टर। तो गोया यू आर सपोज टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस x वेक्टर। सर 2a कौन सा वेक्टर है? अभी ये हमने तो नहीं सुना आज तक, अभी समझाते हैं। मान लो बेटे ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। मैंने बताया था ना वेक्टर को हम लाइन सेगमेंट से शो करते हैं। तो 2a एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। क्या सीखा आपने? सीखा ये कि अगर a वेक्टर के साथ 2 या 3 या कोई भी स्केलर यानी कि नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाने का सबब बन रहा होगा। समझ गए? यानी कि a वेक्टर ऐसा था, 2a वेक्टर भी ऐसा ही है, बस मैग्नीट्यूड क्या है? बढ़ गया। अब मैं कहता हूँ a वेक्टर है, 3a वेक्टर वो और बड़ा हो जाएगा, 4a वेक्टर और बड़ा हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड सिंपल ट्वाइस ऑफ वेक्टर a है। a का मैग्नीट्यूड था,
उसका दुगना मैग्नीट्यूड 2a का है। सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। अभी करते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था। चलो भाई, अब हमने क्या करना है भाई, 2a प्लस बी। पहले ज़रा 2a मालूम कर लो। 2a कैसे आएगा भाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर a से। वेक्टर a कहाँ है, ये रहा, 3i कैप प्लस 7j कैप, 3i कैप प्लस 7j कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6i कैप, 2 7 ज़ा 14j कैप, ये आ गया जनाब 2a। और b वेक्टर तो हमारे पास लिखा भाई है, ये रहा 4i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2। अब 2a प्लस b निकालना है, 2a लिखो, 6i प्लस का 14j प्लस ये 2a हो गया हमारा। अब b लिखो, 4i माइनस का j प्लस का 2k। देखो बेटे, वेक्टर एडिशन बड़ी सिंपल है। i में i ऐड करेंगे, j में j ऐड करेंगे, k में k ऐड करेंगे। 6i प्लस 4i कितना बना, 10i कैप। 14j माइनस का j, 14j माइनस का j प्लस का 13j। सर ये कैसे किया भाई, 14 में से 1 निकाल दिया, क्या बचा 13। k कैप यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब 0 प्लस 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 2k कैप। ये हमारे पास आ गया जनाब 2a प्लस b। यूनिट वेक्टर निकालना है ना। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी खुद की मैग्नीट्यूड, यही पढ़ाया था ना, लिख भी देता हूँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी खुद की मैग्नीट्यूड। तो बेटे आपने 2a प्लस b तो निकाल लिया, अब इसको किससे डिवाइड करोगे, a की मैग्नीट्यूड से, b की मैग्नीट्यूड से, या 2a प्लस b की मैग्नीट्यूड से। तो हम 2a प्लस b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो रहा है, इसलिए वहाँ पे बात लिखवाई थी कि वेक्टर को जब अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना, तब मसला हल होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये चीज़ है 2a प्लस b अपॉन में आएगी जनाब इसकी मैग्नीट्यूड। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम हमेशा मैग्नीट्यूड के लिए मॉड बार्स यूज़ करेंगे, हालांकि हम विदाउट, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो आपके पास अगर एक वेक्टर ऐसा है ना, इसकी मैग्नीट्यूड आप चाहो ऐसे लिखो चाहो ऐसे लिखो, दोनों बातें सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही तरीका चल सकता है। दोनों तरफ आपने क्या लगा दी, मॉड बार्स। अब ये तो आपके पास है, ये रहा। अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, चलो आओ देखो ज़रा, 10i कैप प्लस का 13j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर। इसका x कितना है, 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जमा कर लो, 100 प्लस 169 कितना हुआ 269, और जमा कर लिया जनाबे वाला, तो अपॉन में आता है अंडर रूट 273, और ये सब एज इट इज आ जाएगा ऊपर। एलसीएम को तोड़ के हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास एक और वो था जिसके हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे थे। एक और सवाल देखते हैं ज़रा। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जो है ना, हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन है एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। सबसे पहले तो ये मालूम कर लो ज़रा। पहले ए वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, माइनस अब बी वेक्टर लिखेंगे 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, साथ में प्लस 2c। सी ये रहा, मैं इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 2 3 ज़ा 6, यानी कि माइनस का 6i कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस 3 था। ये 4 लिखा हुआ है, 2 4 ज़ा 8j कैप प्लस 2 0 ज़ा 0k कैप। ठीक है जनाब, अब i वाला i में ऐड होगा, 2i कैप माइनस 0i कैप माइनस 6i, तो 2 में से 6 गया तो माइनस का 4i कैप बच गया। 2 माइनस 0 यानी कि कुछ नहीं, माइनस 6 यानी कि माइनस का 4। अब प्लस j, अब जरा समझना बेटे, यहाँ पे है प्लस j, इसको हटाओ, ये यहाँ पे क्या है माइनस प्लस j माइनस j, समझ आ रही है भाई। ये प्लस j है, ये माइनस j है भाई, माइनस से ओपन करेंगे ना, तो प्लस j माइनस j खत्म हो गया, क्या बचा प्लस का 8j कैप। ठीक है, 0k कैप माइनस का 4k कैप, माइनस का 4 बचा भाई, 0 माइनस 4 क्या होता है माइनस का 4, माइनस 4 और प्लस का 0 खत्म ही हो गया, क्या बचेगा माइनस का 4k कैप। फिर देख लूँ एक बार, 2 माइनस 0 यानी कि 2, माइनस 6 यानी कि माइनस का 4,
+1 -1 ख़त्म हो गया, प्लस का 8 यहाँ आ गया, ओके। 0 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 4 माइनस कहाँ से आया, माइनस इधर आ गया ना, 0 माइनस का 4 और जनाब 0, ख़त्म हो गया वो चीज़, ठीक है। ये आ गया, ये आपने निकाल लिया ये। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना है 16, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर फिर से क्या हुआ 16। भाई नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 4 अपॉन, जमा कर लो इन्हें, 16 में 64 ऐड किया तो 70 80 और ये हो जाएगा जनाब 96 आई गेस, 70 80 और यस 96, ठीक है। आई कैप प्लस का 8 अपॉन √96 जे कैप, सॉरी माइनस का 4 अपॉन √96 के कैप, ठीक है बेटे। अब सबसे पहले तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे जो है ना वो 2 होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो आपने करके जो है ना वो मुझे ऑप्शन में बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। a + 3b माइनस का 4c यूनिट वेक्टर निकाल लें। दूसरा 4a माइनस का 2b प्लस का c, आपने इन दोनों के यूनिट वेक्टर मालूम करने हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलें मज़ीद सवालात की तरफ। अच्छा बेटे, अब हमारे पास एक और सवाल है जो हमारे पास माजी में आया हुआ है, हमारे मेडिकल के पेपर्स में आया हुआ है। आपको उसने कहा फाइंड अ वेक्टर x that has magnitude equal to of vector A and direction as of vector B, और उसने आपको A वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप, आपको B वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का k कैप। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था। कह रहे जनाब सवाल पढ़ो, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे कि आपने एक वेक्टर x मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है और डायरेक्शन b के बराबर है। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन है। क्रॉस कॉम्बिनेशन में क्या है, सबसे पहले हमने सिंगल वेक्टर पढ़ा था, a का b का c का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, फिर पढ़ा कॉम्बिनेशन में कैसे आते हैं 2a + b a + b - c। अब क्रॉस कॉम्बिनेशन है, क्या मतलब, आपको कहा जा रहा है एक कोई वेक्टर x है और आपको उसने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा a से, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना है जितना वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये है जनाब इसका मैग्नीट्यूड। और कह रहे हैं कि इसका डायरेक्शन वो है जो वेक्टर b का डायरेक्शन है, यानी कि ये 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं। x वेक्टर का जो आपने मालूम करना है, ये मालूम करना है, एक वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड उतना है जितना वेक्टर a का है और डायरेक्शन वो है जो वेक्टर b की है। क्लियर है, सेट हो गया। अब जरा समझना बात को, यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दी डायरेक्शन, यही चीज़ पढ़ी हुई है हमने। अब मैं इसी को लिख रहा हूँ, और से देखो कैसे लिख रहा हूँ। वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड की जगह पे और डायरेक्शन की जगह पे, देखो ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ गया। सवाल पढ़ो अब जरा दोबारा से। फाइंड अ वेक्टर x दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ वेक्टर a एंड डायरेक्शन एज ऑफ वेक्टर b, ये मालूम करना है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, वेक्टर x मालूम करके देना है आपने, ठीक है। चलो आ जाओ ज़रा, मैग्नीट्यूड निकालो भाई वेक्टर a का। a का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, √x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस k कैप के पीछे क्या है 1, ठीक है, सिंपल हो गया। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, 5 + 1 कितना हुआ 6। अब b का क्या निकालना है, b की डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अभी सीखा था, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर अकेला वेक्टर है ना तो आप भले मॉड बार्स ना लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस में आदत बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये हो गया जनाब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जनाब उठ के। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्लियर है, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप अपॉन में 9 + 1 10, 10 + 16 कितना होता है 26। अब आओ ज़रा आंसर निकालना है ना आपको।
x बराबर है x का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय x की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है √6 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है जनाब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में जो आ रहा है √26, ये आ गया जनाब अपॉन में। सर क्या यहाँ छोड़ दें? नहीं बेटे यहाँ नहीं छोड़ना, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करेंगे, आगे चलेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ √6/26 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। सिंप्लीफाई करो, देखो ये मुझे कैंसिल होता नज़र आ रहा है 2 के टेबल से। 2 3 6, 2 13 26 या 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि क्या बना आंसर, आंसर बना √3/13, ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के बाहर है, मतलब रूट के बाहर है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का k कैप। क्लियर है? तो जनाब ये हमारा आंसर है, यानी कि जो वेक्टर x है ना वो ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? ये हमने क्या निकाल लिया, वेक्टर x। क्लियर हो गया? एक का मैग्नीट्यूड आया और दूसरे का क्या आया, हमारे पास डायरेक्शन आ गया। तो जनाब इस तरह से हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटे, अक्सर जो है ना वो हमारे पास इस तरह के छोटे छोटी चीज़ें आ रही होती हैं पूछने के लिए। एक और सवाल जहन में आ रहा है जो हमारे पास माजी में आया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं। आपको कहा जा रहा है अ वेक्टर a = 2b। अब आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर किसका मतलब बड़ा होगा, वेक्टर a का या b का। देखो बेटे आपको इसमें क्या कहा क्या जा रहा है, आपको कह रहा है a वेक्टर b का ट्वाइस है, यानी कि सपोज करो ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, तो आपको इसने कह दिया जनाब a जो है ना वो b का ट्वाइस है। इसमें ये सवाल आया था माजी में, इफ़ a = 2b देन a कैप और b कैप में से कौन सा यूनिट वेक्टर बड़ा होगा। तो भाई अपने पास जहन में ये चीज़ रखना, इन दोनों का ताल्लुक मैग्नीट्यूड से है ही नहीं, इनका ताल्लुक इससे डायरेक्शन से। अगर वो ये पूछता ना कि डायरेक्शन सेम है या अलग है तो समझ में आता सवाल, लेकिन बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना कि आपके पास इनका जो मैग्नीट्यूड है ना यूनिट वेक्टर का, वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा 1। तो बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हाँ सेम है या नहीं सेम ये हो सकता है डायरेक्शन की बेस के ऊपर। लेकिन ये तो इसने खुद कहा है कि a 2b के बराबर है, मतलब ये b है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो a मिल गया, तो डायरेक्शन क्या है सेम है। सर आपको कैसे पता चला डायरेक्शन सेम है? ऐसे पता चला कि ये कह रहा है कि a वेक्टर b वेक्टर बराबर है, लिखा हुआ है ना इक्वल टू, मतलब ये वेक्टर इसके बराबर है। फ़र्क किसका, मैग्नीट्यूड का फ़र्क है, a का मैग्नीट्यूड ट्वाइस है किसके मुकाबले में, a के मुकाबले में। ठीक है जनाब, ये एक सवाल और था हमारे पास माजी में आया हुआ। अब जनाब हमने अभी जो स्टार्ट के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी ना, प्लेन, प्लेन को ही हम लोग फिजिक्स में एक और टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज सरफेस। अक्सर पढ़ते हैं ना सरफेस एरिया, पढ़ा है ना हमने सरफेस एरिया। देखो हमारे पास सरफेस एरिया बेसिकली क्या बना है, आपने अक्सर देखा होगा, अगर ये मिसाल के तौर पे एक अदर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ उसकी, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हमारे पास ना माजी में एक दफ़ा क्वेश्चन आया कि आपके पास ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस से मुराद होती है प्लेन या 2 डायमेंशन के दरमियान की जगह, ये वाइट बोर्ड एक सरफेस है। अब आपने बताना है कि सरफेस एरिया स्केलर है या वेक्टर है। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सरफेस एरिया शुड बी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बेटे याद रखना ये सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों, इसका आंसर भी इसी टॉपिक में आता है, समझो ज़रा। बेटे मान लो ये हमारे पास एक कोई सरफेस है या एक कोई प्लेन है, इसकी कोई लेंथ है और इसकी कोई क्या है, विड्थ है। ये विड्थ हो गई इसकी एक। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सर हम भी तो यही कह रहे थे, ये तो स्केलर होगा। हर प्लेन के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होती है, याद रखना, जो कैसे दी जाती है, जो इस तरह से दी जाती है, एन कैप से या यू कैप से। ये कहलाते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या कहलाते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं। नॉर्मल क्या का मतलब क्या, नॉर्मल का मतलब ये है कि इनका प्लेन के साथ एंगल होता है 90 डिग्री का।
प्लेन के साथ एंगल कितना होता है 90 डिग्री। आपको मिसाल से समझा देते हैं बात, अभी परेशान की बात ही नहीं है। ये देखो ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। हर प्लेन के साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है। अभी आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना जब तो प्लेन के साथ डायरेक्शन शामिल है। मतलब अगर ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, ये इसका डायरेक्शन है, और ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है ये प्लेन में हर जगह कैसा होता है परपेंडिकुलर। तो ये लिख लेना एन कैप और यू कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट इज डायरेक्टेड अलोंग 90 डिग्रीज टू द प्लेन या टू द सरफेस। ठीक है, तो आप जब भी कभी सरफेस एरिया की बात करते हो ना, सरफेस एरिया के पास दो चीज़ें होती हैं, एक सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड होता है और एक सरफेस एरिया का डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो वही होता है जो आप निकालना सीख के आए हो ना, जैसे अगर प्लेन के एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और डायरेक्शन उन्हें कहाँ से मिल जाती है, एन कैप से या यू कैप से, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये जनाब हमारे पास क्या होता है, प्लेन का डायरेक्शन। कॉपी में नोट कर लेना, पुराना पूछा गया एमसीक्यू है कि आपके पास जो प्लेन है या सरफेस एरिया है वो बेसिकली एक अदद क्या है, यूनिट नॉर्मल, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन होती है एन कैप या यू कैप से उसकी डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ना यहाँ पे एक दो छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट हैं, इसको ख़त्म करने से पहले, क्योंकि जितने सवाल इससे आए हुए मैं चाह रहा हूँ वो यहीं पे करा दूँ ना। एक टर्म अभी आप आगे जाके वेक्टर एडिशन में भी सीखोगे, बार बार पढ़ोगे। छोटी सी चीज़ यहाँ बता देता हूँ उसकी। एक टर्म होती है जनाब रिजल्टेंट और एक होती है जनाब कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स क्या होती हैं, हिस्से, पार्ट्स। ठीक है, रिजल्टेंट जब उनको मिला लोगे तो जो चीज़ बनेगी वो क्या है, रिजल्टेंट। सर ये तो बड़ी अजीब बात कर दी। हौसला हौसला हौसला। देखो सपोज करो बच्चे, ये एक आपके पास डब्बा है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, और ये डब्बा आगे जा रहा है। अब यही डब्बा है, इस डब्बे पे एक फोर्स लग रही है 30 न्यूटन की, तब भी डब्बा आगे जा रहा है। अच्छा डब्बा सेम है दोनों केस में। मान लो यहाँ डब्बा आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ भी डब्बा आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं कहूँगा 30 न्यूटन रिजल्टेंट है इन दोनों का। क्या मतलब है रिजल्टेंट और कंपोनेंट का, जरा समझना। रिजल्टेंट से मुराद होती है वो अकेला वेक्टर जो वही काम करे जो कंपोनेंट्स मिलकर कर रहे थे। कंपोनेंट्स या पार्ट्स मिलकर जो काम करते हैं ना, रिजल्टेंट अकेला वही काम करता है। रिजल्टेंट क्या है, एक सिंगल वेक्टर दैट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स पुट टुगेदर। अगर आपके पास आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वेक्टर के, जब ये मिला के एक्ट करेंगे ना, तो जो बॉडी पे ये हिस्सा या बॉडी पे जो इफेक्ट डालेंगे, ये अकेला वही इफेक्ट डाल रहा होता है। पॉइंट समझ आ गया। रिजल्टेंट क्या है, जो वेक्टर एक मिला के बनता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जनाब एक वेक्टर है 20 न्यूटन का, एक वेक्टर क्या है 20 न्यूटन का। अब आपको नहीं पता कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मैं कहता हूं कि यार इसका x के अलोंग 3 हिस्सा है, इसका y के अलोंग 7 है, इसका z के अलोंग 10 है। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये बना है। क्लियर हो गया, ये रिजल्टेंट है इनका मजमुआ मिला के, ये क्या है इनके कंपोनेंट्स। ठीक है, अब रिजल्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, अ सिंगल वेक्टर दैट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स पुट टुगेदर। अब एक वेक्टर को आप कितने हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हो, कई दफा पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर, एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। सर मिसाल दें, आप एक डब्बे पे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन की, डब्बा आगे बढ़ रहा है एक रफ्तार से। आपने उसी डब्बे पे 5 न्यूटन और 5 न्यूटन की 2 फोर्सेस लगाई, डब्बा फिर आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार से, तो 5 और 5 दो कंपोनेंट्स हो गए 10 के। एक बंदे ने आके डब्बे पे 2.5 न्यूटन की 4 फोर्सेस लगाई उसी डायरेक्शन में, डब्बा फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसी के 4 कंपोनेंट्स हो गए। एक बंदे ने आके उसी डब्बे पे 1 न्यूटन की 10 फोर्सेस लगाई उसी डायरेक्शन में, डब्बा फिर आगे बढ़ रहा है, तो हो गए 10 कंपोनेंट। हर बंदा अपने अपने लिहाज से कंपोनेंट बना रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट कंपोनेंट। एक वेक्टर बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। अब ये तो मसला हो गया, क्यों? बिलाल सर जो है ना वो फिजिक्स का कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई किताब बना रहे हैं, उसमें सर ने बोला कि आज से हम किसी भी वेक्टर को 6 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक और भाई किताब बना रहे हैं, उन्होंने बोला हम 4 में करेंगे, एक और ने बोला हम 8 में करेंगे। इस तरह तो हम सारी ज़िंदगी आपस में लड़ते रहेंगे।
मतलब रिसर्च हमारी कोलैबोरेशन कैसे होगी, हम तो एक पेज पर ही नहीं है। तो फिर एक थंब रूल सेट हो गया, क्या, अगर एक वेक्टर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, एक्सिस का मतलब है 1D, इसका मतलब इसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, सिर्फ एक कंपोनेंट। अगर एक वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। अगर एक वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है 3 डायमेंशन में, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। क्लियर है? अगर एक वेक्टर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, इसके बाद या तो एक्स कंपोनेंट होगा या वाई कंपोनेंट या जेड, जो भी स्टार्ट में बता रहा था। 2D में लाई कर रहा है प्लेन में, या तो एक्स वाई कंपोनेंट होगा या एक्स जेड होगा या वाई जेड होगा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। अगर स्पेस में लाई कर रहा है तो एक्स वाई और जेड तीनों होंगे। मैंने अभी कहा था ना स्टार्ट में, यही बात थी, दोबारा बता रहा हूं कि आपका जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर के पास या तो हो सकता है सिर्फ आई कैप, जे कैप, के कैप होगा, या आपके पास वेक्टर के पास आई जे या जे के या के आई होगा, या वेक्टर के पास तीनों होंगे। वेक्टर है तो 3 में से एक पॉसिबिलिटी होगी। ठीक हो गया? तो जनाब ये हमारे पास कंपोनेंट था। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई भी वेक्टर कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, तो इनफाइनाइट। स्पेस में कितने होते हैं कंपोनेंट? 3। प्लेन में कितने होते हैं? 2। एक्सिस के अलोंग कितने हैं? एक्सिस के अलोंग कितने हैं? 1। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर की जर्नल रिप्रेजेंटेशन शो करनी हो ना, फिर इससे हमारे पास 2 सवाल बनते हैं, वो बताता हूं आपको। जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ये होती है, अगर आपने किसी भी वेक्टर को जर्नल रिप्रेजेंट करना है तो वो ये है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये होती है। मतलब ये क्या मतलब है? मतलब भाई साहब, दिस इज ए एक्स से मुराद है ये है वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। मिसाल से समझो बात को ज़रा। फोर्स का वेक्टर है 10 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है पॉजिटिव एक्स के अलोंग, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है माइनस वाई के अलोंग, नीचे नेगेटिव वाई, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है पॉजिटिव जेड के अलोंग, यानी कि आउटवर्ड। क्लियर है? सेट हो गया जनाब? ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ आ वेक्टर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है ना भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन के। वो क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आपने कर लेने तो आपका मसला हल हो जाएगा। चलो भाई डस्टर ही उड़ा के फेंक दिया भाई, अल्लाह अकबर। अच्छा चलो देखो, ये मान लीजिए हमारे पास x है और ये y है बेटे। ये क्या हो जाएगा? माइनस का y, इसको किताब वाले y प्राइम भी लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस का x, या इसको किताब वाले x प्राइम भी लिखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा ना तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ x नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव। भाई y पॉजिटिव है और x क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ये आपके पास है जनाब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है जनाब थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x पॉजिटिव होगा और y क्या है? नेगेटिव। ये आपके पास है जनाब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या कि जनाब एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? आपने देखा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं। आपसे पूछा गया माइनस का 4i कैप प्लस का 2j कैप, आपने कहा जनाब x नेगेटिव और y कैसा है? पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से आप देख करके क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, पास पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है जनाब, एक और सवाल जो हमारे पास माजी में आया हुआ है वो भी देख लें ज़रा। जनाब आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस b k कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है, आपने b का वैल्यू निकालना है। अब देखो बच्चे, बच्चा जो है ना यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, सर आपने ये वाले सवाल तो हमें कराए ही नहीं थे। बेटे देखो, आपको बेस बताइए ना, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड निकालो इसका ज़रा और उसको 1 से इक्वेट कर दो। 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर
64, b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही है। अच्छा अगर मैं एक स्टेप आगे चला जाऊं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा तो यहां पे भी ऐसे स्क्वायर आएगा और यहां पे भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट मर जाएगा। 16 में 64 ऐड करेंगे तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80। क्लियर है, 80 हो जाएगा। प्लस का बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस का 80। ना 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 ना, सवाल में कोई भंड मारा है, सवाल में भंड क्या मारा है, सवाल में भंड ये मारा है कि हमने सवाल कॉपी गलत किया है। यहाँ पे 0.4 होगा और ये 0.8 होगा। सवाल में एक 0.4 है और जनाब एक 0.8 है। देखो मुझे कैसे पता चला कि सवाल में मैंने भंड मारा है, ये भी देख लो भाई, फिजिक्स की खूबसूरती है ये भी। जब मैं 1 माइनस 80 करूंगा तो माइनस का 79 आएगा। अब b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, जब अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट में माइनस साइन थोड़ी आ सकता है। चलो दोबारा सॉल्व करा रहा हूँ। देखो जब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है क्या बनेगा, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस, वो सवाल में 0.8 लिखा हुआ था, मैंने पढ़ते हुए भंड मार दिया। ठीक है, इस 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ 8/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स 1, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 या 64, 10 का स्क्वायर 100 और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर है। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो ये 1 हो जाएगा। सही है। 16 में जब आप 64 को ऐड करोगे तो 16 प्लस 64 कितना होगा 80 बटे में क्या आ गया 100, प्लस का b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, एक 0 से एक 0 मर गया। जो ये आपका 8/10 है, इस 8/10 को मैं 0.8 लिख सकता हूँ, प्लस का बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, ये यहाँ आ जाएगा। बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस का 0.8, 1 में से 0.8 निकालेंगे तो क्या बच रहा है 0.2, यानी कि b विल बी इक्वल टू अंडर रूट 0.2। ये सवाल भी आपका माजी में एक बार पूछा गया था। देखो इसकी आप खूबसूरती देखो कि मैंने जल्दी में सवाल कॉपी किया तो मैंने सवाल कॉपी करते हुए भंड मार दिया, तो आंसर देखो, आंसर ने खुद ही बता दिया कि सवाल गलत है। सर अगर पेपर में ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि सवाल देने से पहले वो उसे खुद लाजमी सॉल्व कर लेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी बात। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक काम करना, इसी सवाल को सॉल्व करना दोबारा से। बस इसमें करना क्या, इसके अंदर इसको लेना 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस b k कैप, दोबारा b का वैल्यू निकालना। अब की बार b का वैल्यू आना चाहिए 0। क्या मानोगे कि 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस b k कैप यूनिट वेक्टर है और यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। आंसर इसका आएगा, b का वैल्यू आएगा 0। क्यों, यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड 1 से इक्वेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, कोशिश मैंने करी है बेटे यूनिट वेक्टर से रेलिवेंट हर क्वेश्चन आपको खुद कराऊं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिलीवर करूं। ठीक है, तो मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे और पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट करेंगे।